Features of company. Point number 9, capacity to sue and be sued. A company being a body corporate can sue and be sued in its own name. इसका मतलब कंपनी एक बॉडी कॉरपोरेट है, एक लीगल इंस्टीट्यूट है, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है। तो इसके मुताबिक कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि कंपनी किसी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है या फिर कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है इफ़ द सिचुएशन सो परमिट्स। सो ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी आर टू बी इंस्टीट्यूटेड इन इट्स नेम। इसका मतलब है कि जब भी कंपनी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होता है तो वो कंपनी के नाम से ही होता है, ना कि कोई इंडिविजुअल के नाम में होगा। Similarly, the company may bring an action against anyone in its own name. A company's rights to sue arises when some loss is caused to the company. अब कंपनी जब भी किसी को सू करती है, मतलब कंपनी अगर किसी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स या कोई भी केस लॉन्च करती है कोर्ट ऑफ लॉ में, सो दैट इज़ डन टू सेवगार्ड इट्स इंटरेस्ट। इसका मतलब कंपनी का अगर कभी भी कोई लॉस होता है या उसके प्रॉपर्टी में कोई डैमेज होता है, इन दैट केस कंपनी लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करती है अगेंस्ट दैट पर्सन और दैट बॉडी जिसके वजह से वो लॉस हुआ है। ठीक है। सो कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड का मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स जब भी होता है कोर्ट में तो वो कंपनी के नाम से होगा। ठीक है। चलिए, पॉइंट नंबर 10, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी एक कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डन बाय द कंपनी। सो जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो भी मेंबर्स हैं, दे आर नॉट responsible for its performance और responsible for the losses। इसका मतलब है कि जब भी एक कंपनी इन्वॉल्व होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो अपने नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होता है। सो अ शेयर होल्डर हु आर बेसिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी, अ शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी। मतलब कभी भी कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी इन्वॉल्व होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ में कंपनी इन्वॉल्व हुई है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रेशराइज और कैन नॉट इंड्यूस कि काम को जल्दी करिए या फिर काम को इस तरह से करना है। ठीक है। सो कंपनी अगर इन्वॉल्व होती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, शेयर होल्डर्स कैन नॉट एनफोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर नाइदर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉर दे विल बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जब भी कंपनी करती है किसी के साथ तो शेयर होल्डर्स उसमें कोई भी तरह के पार्टीज नहीं हैं। व्हाट आई मीन इज कि व्हेन अ कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस कंपनी इज वन ऑफ द पार्टी, not the shareholders of the company. So the shareholders of the company cannot enforce a contract made by his company because they are neither a party to the contract nor be benefited derived from it. So as a company जो है वो ना ही ट्रस्टी है फॉर इट शेयर होल्डर। लाइकवाइज शेयर होल्डर को किसी भी तरह से शेयर होल्डर के अगेंस्ट में किसी भी तरह का लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं जारी किया जा सकता अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि सिंस कंपनी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती है तो शेयर होल्डर्स उसका कोई पार्टी नहीं है, उसी तरह से अगर कंपनी से कोई गलती हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में तो उसका पनिशमेंट भी शेयर होल्डर्स को नहीं मिल सकता। द कंपनी एज अ लीगल पर्सन कैन टेक एक्शन टू एनफोर्स इट्स लीगल राइट्स और बी सूड फॉर ब्रीच ऑफ इट्स लीगल ड्यूटीज। इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है जो कंपनी है वो लीगल पर्सन है, सो दे कैन टेक एक्शन टू एनफोर्स इट्स लीगल राइट्स। तो कंपनी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो लीगल हेल्प ले सकता है अपने फेवर में, अपने पर्पस के लिए। सो
जब भी कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटीज होता है, सो द कंपनी कैन इनिशिएट और इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर दैट पर्पस। सो राइट्स एंड ड्यूटीज जो कंपनी का है वो पूरी तरह से सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसीलिए कंपनी को हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो सेपरेट या डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। चलिए पॉइंट नंबर 11, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब है कि वेन एवर अ कंपनी इज क्रिएटेड, कंपनी को जब क्रिएट किया जाता है तो कंपनी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कंपनी इज क्रिएटेड, कंपनी उसके ऊपर खड़ा रहता है। सो वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेल्स अस द पावर्स एंड लिमिटेशंस कंपनी को ऑपरेट करने का। So the memorandum of association of the company regulates the power and fixes the objects of the company and provides the edifice upon which the entire structure of the company rests. So whenever a company is created, memorandum of association tells us what are the boundaries within which the company should operate. मतलब जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में देयर इज़ अ बाउंड्री, उसके बाहर अगर बॉल चली जाती है तो वो फील्ड के बाहर माना जाता है। सो बॉल फील्ड के बाहर जाने का मतलब है कि वहाँ पे आप खेल नहीं सकते हैं। उसी तरह से जो बाउंड्री मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, कंपनी को उसी के अंडर में ऑपरेट करना होगा। सो द एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड विद इन द स्कोप of its memorandum of association in order to enable it to carry out its action. Without such restrictions and limitation, in most cases sufficient powers are granted in the memorandum of association. So क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इट टेल्स अस द रूल्स विद इन विच द कंपनी शुड ऑपरेट इट्स बिजनेस। सो अगर कंपनी को ऑपरेट करना है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को उसी तरह से बनाया जाता है, जो रूल्स है उसको उसी तरह से बनाया जाता है कि सफिशिएंट पावर, सफिशिएंट अथॉरिटी सबके हाथों में मिले, सो दैट कंपनी को बिजनेस कंडक्ट करने में असुविधा ना हो। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं वो कंफर्टेबली करने के लिए ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है। तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी ऑपरेट करे तो उसको कभी भी बाउंड्री को क्रॉस करने का सिचुएशन नहीं आता है। सो यहाँ पे बाउंड्री अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर उसको हम लोग वॉइड मानते हैं, वो सारे इलीगल एक्टिविटी कहलाए जाएंगे। सो इसीलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि कंपनी के जितने भी एक्शंस हैं वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल्स के मुताबिक उसके विद इन ही होना चाहिए। But once the powers have been laid down, it cannot go beyond such powers unless the memorandum of association itself alter prior to doing so. कभी कभी सिचुएशन हो जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिमिटेशन के वजह से कंपनी इज अनेबल टू वर्क इन इट्स फुल कैपेसिटी। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वजह से कंपनी इज नॉट एबल टू ऑपरेट। सो इन दैट केस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपको पहले ऑल्टर करना पड़ेगा, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, वो इजी बात नहीं है। सो व्हेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज ला दिया गया, इन आफ्टर दैट ऑपरेशंस कैन बी कंडक्टेड। ठीक है, तो पावर्स जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया होना चाहिए, तभी वो एक्शंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो लिमिटेशन ऑफ एक्शन का ये जो फीचर है इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी जब क्रिएट होता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक वहाँ पे लिखा रहता है कि कंपनी का बाउंड्री क्या है, कंपनी को किस लिमिटेशंस में काम करना है। सो व्हेन एवर द कंपनी इज़ ऑपरेटिंग, कंपनी को वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पॉइंट टू पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। अगर कंपनी वो पॉइंट के बाहर जाता है, अगर कंपनी का जो लिमिटेड बाउंड्री है कंपनी अगर उसको क्रॉस करती है, इन दैट केस कंपनी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, कंपनी फीचर्स। पॉइंट नंबर 12, सेपरेट मैनेजमेंट। द मेंबर्स मे डिराइव प्रॉफिट विदाउट बीइंग बर्डन विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कंपनी जब ऑपरेट करती है अपना बिजनेस फंक्शन, इन दैट केस वी नो दैट all the members or all the shareholders are not
एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन इट्स बिजनेस ऑपरेशन। इसका मतलब है कि अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर्स खरीदता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल गो इन दी रिलायंस के ऑफिस में या फिर रिलायंस के प्रोडक्शन फैसिलिटी में एंड आई विल स्टार्ट वर्किंग, ऐसा नहीं होता है। All the shareholders, the majority of the shareholders elect certain representatives who will be managing the company on their behalf। मतलब कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो लोग कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं। दोज पीपल आर कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सो ऑल द डायरेक्टर्स who are appointed by the shareholders, the members of the company, वो लोग मैनेजमेंट को संभालते हैं और वो लोग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया है कि दे डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू कंडक्ट कॉर्पोरेट फंक्शंस थ्रू मैनेजरियल पर्सनल एम्प्लॉयड बाय देम। सो जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को, जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पार्ट होते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग करके वो लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस दैट द कंपनी शुड बी कंडक्टिंग, जिसके वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो, एंड ऑल द डे टू डे ऑपरेशंस आर प्रॉपरली मॉनिटर्ड बाय देम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13 of company features, voluntary association for profit। We know that all companies which are created for the purpose of earning profit। मुनाफा कमाने के लिए ही कंपनी का क्रिएशन होता है, बिकॉज वी कंडक्ट कमर्शियल एक्टिविटी विच आर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, खरीद बिक्री ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, आइदर वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स और वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, तो सब चीज़ का एक प्राइस होता है, गुड्स हो या सर्विस हो, उसको प्रोवाइड करने पे जो पैसे आते हैं उसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। सो प्रॉफिट इज द आउटकम ऑफ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंपनी जब भी क्रिएट होती है, ये कंपनी में जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग एक साथ काम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो इट इज़ फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम स्टेटेड गोल्स। कोई भी कंपनी जब क्रिएट होता है, ऑल द कंपनीज हैव स्पेसिफिक गोल्स, है ना, सबका एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऑब्जेक्टिव को किस तरह से पाया जाए, एंड व्हाटसोएवर प्रॉफिट इज गेन्ड इज डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स। जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है इन द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में वो प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। जो भी प्रॉफिट कमाती है कंपनी, वो प्रॉफिट को बांट दिया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, है ना। अगर आप शेयर होल्डर हैं तो साल के अंत में कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, आपका शेयर होल्डिंग के बेसिस पे, आपका जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड है कंपनी में, उसके बेसिस में जो भी कंपनी आप लोगों को डिवाइड करती है, प्रोपोर्शनेट तरह से आपको भी उसका एक हिस्सा मिलेगा। तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है, ऑल दैट प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग दी शेयर होल्डर्स। ठीक है, या तो वो डिवाइड होगा या फिर कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज केप्ट फॉर फ्यूचर पर्पस। There is only one kind of company which are not created for earning profit, which are Section 8 company। Section 8 company जो है उसको प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं क्रिएट किया जाता है। पॉइंट नंबर 14 ऑफ कंपनी फीचर्स, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है आप बिजनेस को अब बंद करना चाहते हैं या फिर बिजनेस बंद होगा। देखिए, क्योंकि वी ऑल नो, अभी तक हम लोग को ये बात साफ हो गया है कि कंपनी जो है ये एक पर्सन है, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है जिसका नेचुरल डेथ हो सकता है, मतलब जो मर सकता है। कंपनी कैन नॉट डाई। ठीक है, बट कंपनी जब क्रिएट होता है तो वो क्रिएट होता है एज पर लॉ के वजह से, लॉ के हिसाब से कंपनी को क्रिएट किया जाता है और लॉ के हिसाब से ही कंपनी को ऑपरेट भी किया जाता है। तो जब कंपनी को बंद करना है या फिर कंपनी ख़त्म होने वाली है या फिर ऑपरेशंस को बंद करना है, तो भी लॉ के हिसाब से ही वो बंद होता है। सो कंपनी कैन क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, या फिर टर्मिनेट किया जा सकता है कंपनी को बाय वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी को बंद करके। कैसे बंद करते हैं? उसके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, सबको पे ऑफ कर दो, जितने भी एसेट्स हैं उसको बेच दो, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं सबको क्लोज कर दो।
जितने भी फैक्ट्री हैं, ऑपरेशन है, सबको बंद कर दो, तो उसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग अप। कभी कभी क्या है, वाइंडिंग अप को अवॉइड करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। स्ट्रैटेजीज अपनाती है मतलब क्या है कि हो सकता है कि वो कंपनी मेरे लिए चलाने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन किसी और को अगर मैं उसको सेल कर दूं तो कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, लेकिन मेरे नाम से नहीं रहेगा, वो किसी और के नाम में हो जाएगा। सो आई कैन सेल इट ऑफ दैट कंपनी। अब सेलिंग ऑफ कंपनी जो है वो अलग अलग नामों से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एमलगमेशन, ठीक है, मर्जर, ठीक है। एमलगमेशन का मतलब है कि मेरी कंपनी को किसी और के कंपनी के साथ मिक्स करके एक बड़ी कंपनी बना दिया गया। सो इन दैट केस ऑल्सो हमारा बिजनेस तो बंद हो गया, लेकिन हाँ, इन द लार्जर स्केल बिजनेस चालू रहा। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कंपनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कंपनी के फैक्ट्रीज हो गए, कुछ को बंद करना है, किसी को चालू करना है, इसको रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं हम लोग। सो टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये बायोलॉजिकल पर्सन तो है नहीं जो मर सके, ठीक है। सो अ कंपनी कैन नॉट डाई, बट इफ यू वांट टू क्लोज डाउन द बिजनेस देन वी कैन वाइंड इट अप, है ना। कंपनी को बंद करने का तरीका है उसको वाइंडिंग अप करना, ठीक है। क्योंकि कंपनी जब क्रिएट होती है तो वो लॉ के हिसाब से क्रिएट होती है, और जब हम लोग उसको बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस भी लॉ के हिसाब से ही चलती है, और अगर बंद भी करना है तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही बंद करते हैं। सो ओके, वी हैव कंप्लीटेड द फीचर पार्ट ऑफ द कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स 14 पॉइंट्स ही थे। तो जब भी आप ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे, अच्छा से एक बार देख लीजिए। वेनेवर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फीचर्स का, तो यूजुअली 5 से 7 पॉइंट्स अगर आप याद रखें तो ही इनफ है। सो वॉट एवर आउट ऑफ ऑल दीज 14 पॉइंट्स, विच एवर 5 to 7 पॉइंट्स आर कंफर्टेबल, वो आप एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा।